नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग आज यहां चर्चा करेंगे आतंकवाद की। चर्चा इसलिए क्योंकि आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और सवाल ये है कि क्या दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद, खास करके जिहादी आतंकवाद है। क्योंकि ब्रसल्स हो या पेरिस हो या मोगाडिशु हो या सैन बर्नार्डिनो हो, बीच बीच में बगदाद हो सकता है, टर्की की राजधानी अंकारा हो सकता है, लेकिन आतंकवादी हमले हर जगह हो रहे हैं। और सवाल ये है कि बढ़ते हुए आतंकवादी हमलों से क्या भारत अछूता रह सकता है, खास करके तब जब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है और भारत बहुत लंबे समय से इन जिहादी हमलों को झेल रहा है। दूसरा सवाल ये भी आज हम पूछेंगे कि इन आतंकी हमलों ने दुनिया को कितना खबरदार किया है। क्या इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कोई पॉलिसी है? बातचीत हो रही है, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसी पॉलिसी है जो उसे रोक सके? क्या इस्लामिक स्टेट के आगे यूरोप कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि लगातार हमले होते रहे हैं, हम इसे रोक पा नहीं रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसे आप रोक पाएंगे। तो इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल है, इनसे आपको इनका परिचय करा दें, लेकिन सबसे खास मेहमान जो हमारे साथ हैं आज वो हैं पंकज अरोड़ा, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं और ब्रसल्स में जो हमला हुआ उस वक्त वो उस एयरपोर्ट पे थे और वहाँ से खैर खूबी से लौट कर वापस आए हैं। तो पंकज बताएंगे हमें कि कैसा वो लम्हा था और खुशकिस्मती थी इनकी कितने के ये खैर खूबी से लौट पाए। हमारे साथ सुशांत सरीन है, सुरक्षा विशेषज्ञ, RSN सिंह हैं जो कि रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, राजीव डोगरा इटली में हमारे राजदूत रह चुके हैं और कराची में काउंसिल जनरल रहे हैं, कमर आगा विदेश मामलों के जानकार। पंकज अरोड़ा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वापस लौट कर आए। आप लौटे कब और ये लौटना कैसे आपका मुमकिन हो पाया? जिस वक्त ये हमला ब्रसल्स में हुआ था, आप कहाँ पे थे एयरपोर्ट में? It was Tuesday morning, मंगलवार की सुबह थी। I had a flight from Toronto to Delhi. तो हम ब्रसल्स उतरे, शायद मुझे अभी मुश्किल से 15 या 20 मिनट हुए थे। हम बाहर ही आए थे और ट्रांजिट लाउंज में बैठे थे। सो आई जस्ट टुक आउट माई लैपटॉप टू डू समथिंग और थोड़ा सा मैं पीछे देखने लगा बिकॉज वो जहाँ हम खड़े थे ट्रांजिट लाउंज में, दैट वाज आउटसाइड गेट B37 और सो। तो दैट वाज लिटिल बिट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हम थोड़ा नीचे देख सकते थे। तो एकदम मेरे को लगा कि साउंड प्रूफ तो रहता है बट एकदम लगा कि कुछ फटा है, कुछ बम फटा है एंड लोगों के लगा स्प्लिंटर्स वगैरह और एकदम भागना, अफरा तफरी चालू हुई। सो बीइंग एन इंडियन वी आर सीइंग दिस टेररिज्म इन 1979। इमीडिएटली आई कुड गेट इट कि कुछ हुआ है, कुछ देयर इज अ अटैक। ऑब्वियसली एक्सटेंट का तो नहीं पता लगता था बट ये पता लगा कि एयरपोर्ट पे हुआ है तो इट मस्ट बी समथिंग बिग। सो फिर करीब उसके 7-8-10 मिनट बाद द सिक्योरिटी स्टाफ एंड पीपल स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। इनिशियली दैट प्लेस वाज थॉट टू बी अ सेफ कॉर्नर। तो उन्होंने बोला कि अनाउंसमेंट हुआ, इट्स एन इमरजेंसी, एयरपोर्ट हैज टू बी इवैक्यूएटेड। और फिर सिक्योरिटी आई। अब सिक्योरिटी का था कि ऑब्वियसली उनका इंग्लिश इट्स नॉट दैट रिफाइंड बिकॉज दे स्पीक फ्लैमिश और अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच। और उस वक्त ज़्यादातर पैसेंजर्स इंडिया के खड़े थे और इंडियंस, आपको पता है ट्रैवलिंग कम्युनिटी में ज़्यादातर पंजाबीज होते हैं और गुजरातीज होते हैं। एंड दे वर ओल्ड पीपल, मोस्ट ऑफ देम वर ओल्ड पीपल बिकॉज अपनी फैमिलीज को, बच्चों को मिलने गए थे और वापस आ रहे थे एंड दे वर सॉर्ट ऑफ ऑल अलोन। तो आई सॉर्ट ऑफ एक्टेड एज अ, बिकॉज for that position I was sort of a multilingualist because I know Punjabi, Gujarati up to a large extent I can understand. So I try to convey their things to them कि we have to run, हमको भागना है, हमको चलना है। बसेस में हम लोगों को एक जगह लेके जाया गया जो एयरपोर्ट के अंदर ही था बट एकदम खुली जगह थी और वो later on we came to know it's a airport hangar. And then I think around 7:30 in the evening or 8 o'clock we were taken to a temporary shelter. And that temporary shelter was actually exhibition ground like Pragati Maidan of Delhi. But in 4-5 hours they made it like a temporary shelter, food का for portable beds और सब कुछ इंतज़ाम किया। The worst part of the whole thing was कि जब ये सब हुआ, हम लोगों को भागने को बोला गया as a protocol, as a security protocol, we were asked to leave our handbags also. जो जिसके हाथ पे था वहीं छोड़िए और भागिए, वो अभी तक नहीं मिले हैं। और उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, कुछ के पासपोर्ट्स थे, कुछ के वर्क परमिट्स थे, ओल्ड पीपल, उनकी डेली मेडिसिन थी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन। और सुबह 8 बजे का वक्त था, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था तो वो मेडिसिन भी नहीं ली थी। तो ये सारा हुआ। जी, आपने कहा कि आप एक हिंदुस्तानी के तौर पे आपको फौरन पता चला क्योंकि हम लोग आतंकी हमले झेलते रहे हैं लंबे समय से। मैंने ये बात शुरुआत में भी कही। सुशांत, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि
भारतीय के तौर पे आतंकवादी हमले एक लंबे समय से हम झेल रहे हैं, दुनिया इसको अब देख रही है, पर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान था तो ये जिस जिहादी हमले की बात हो रही है वो हम झेल रहे हैं। पर ये खतरा हमारे लिए अब और ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, बगल में पाकिस्तान भी है, वो रास्ता भी आपके लिए खुला है। और रेडिकलाइजेशन की जो बात होती है, क्या वो बढ़ा है? ये जो दुनिया भर में आतंकी हमले बढ़े हैं, भारत से कितना दूर कितना पास है इस्लामिक स्टेट? देखिए, हम ये माने कि भारत एक जजीरा बन के रहेगा और ये जो तमाम दुनिया भर में जो आग फैल रही है वो भारत को नहीं छुएगी, तो मेरे ख्याल ये है कि हमारी खुशफहमी होगी। ऐसा तो नहीं होगा। एक लिहाज से मुझे लगता है कि भारत को दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ जैसे आपने अर्ज किया कि हमारे बॉर्डर पर एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है जिसको एफपैक रीजन कहते हैं। अफगानिस्तान में किस तरीके से हालात पैदा होते हैं, पाकिस्तान का भी कोई रवैया हमारे को कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र नहीं आ रहा, तो वो एक हमारे लिए एवर प्रेजेंट डेंजर है, वो अभी भी है। और ज़रूरत ये है कि इस्लामिक स्टेट का जो एक ग्लोबल थ्रेट है उसको हम बिल्कुल एक केंद्रित उस पर अपनी अटेंशन करके जो इमीडिएट खतरा है उसको ना भूलें, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए जो दूसरा खतरा है वो इस्लामिक स्टेट या जो एक इंटरनेशनल ग्लोबल जिहादिस्ट एक नैरेटिव जो है वो भी हमको भारत में उसकी भी कुछ अंगारे नजर आने शुरू हो गए हैं। अब हमेशा ये बात होती है कि ये जो अंगारे हैं वो सिर्फ चिंगारी जैसी है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, महाराष्ट्र से कुछ लड़के गए या केरल की तरफ से कुछ गए, तो अब खुशफहमी हो सकती है, पर हम लोग अक्सर इस बात से तसल्ली अपने आप को देते हैं कि हिंदुस्तान में मुट्ठी भर लोग हैं और वो भी नाकाम। बेल्जियम में भी सिर्फ 500-700 लोग ही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जाके इनके साथ जुड़े हैं, जबकि वो पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन ही है बेल्जियम की वो बहुत बड़ी है, लगभग 5-6% है बेल्जियम की पॉपुलेशन का। उसका एक आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो इनके साथ जुड़े, लेकिन वो किस तरीके की हरकतें कर पाते हैं या फ्रांस में या दुनिया भर में, तो एक तो वो नंबर्स से जो तहलका मचता है या जो विध्वंसकारी उनकी एक्टिविटी होती है उससे आप अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज कि हमारे समाज के अंदर ऑल्दो अभी तक एक ठहराव है, लेकिन फिर भी वो जो चिंगारी जिसकी आप बात कर रहे हैं ये हमारे को जरूर ध्यान देना होगा कि वो आग में ना भड़के। जब हम अभी बातचीत कर रहे हैं आरएसएन सिंह, तो उस वक्त एक पादरी हैं जो कि केरल से हैं और भारतीय हैं, टॉम ओडोनिल, जिनको कि इस्लामिक स्टेट ने अपने कब्जे में ले लिया है और सलीब पे लटकाने की कोशिश में है, इसलिए क्योंकि वो उनको इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। तो ये सोच इतनी फैली है और इसमें क्योंकि ये फिजिकली रहना वहाँ कहीं पे ज़रूरी नहीं है, पर इस्लामिक स्टेट या जो जिहादी सोच है वो फैली है और उसके जद में कोई भी आ सकता है। जब वाजपेयी साहब जब गए थे यूएस विजिट पे, तो उन्होंने वहाँ जब यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था, तो मुझे जहाँ तक याद है कि उन्होंने ये कहा था कि देखिए हम जो इसके शिकार हैं टेररिज्म के, और इसका स्वीप 360 डिग्रीज है, और उन्होंने ये बात कही थी कि आप अपने डिस्टेंस में मत कंफर्ट लेना। उसके बाद 9/11 हो गया। जिस तरह से मैं पूरे ये जिहादी ग्लोबल जिहाद का शिफ्ट देख रहा हूँ, और बड़ी अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए अभी जो ग्लोबल जिहाद का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या एपी सेंटर है वो एफपैक रीजन से शिफ्ट करके वो वेस्ट एशिया की तरफ जा रहा है, चला गया है जी। ठीक है, दोनों के अपने डायनेमिक्स हैं, एक दूसरे एक 5 स्टार जिहाद है, दूसरी एक दूसरे तरह की जिहाद थी। फर्क क्या? और मेरी बात, तो दूसरे किस्म की जिहाद मतलब कौन सा? नहीं, ये जो तालिबान वाला था वो एक दूसरे तरफ की जिहाद थी। ये ऑनलाइन वाली इंडोक्ट्रिनेशन, ऑनलाइन रिक्रूट, हाँ पोस्ट मॉडर्न जिहाद जो है, हाँ एक ये है, तो एक उसके जी, तो वो पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस तरफ को शिफ्ट किया है। 9/11 के बाद अमेरिका ने लीड लिया था और पूरे यूरोपियन जो एलाइज थे वो बड़े रिलक्टेंट एलाइज थे ये वॉर अगेंस्ट जिहाद या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। ये जो एपी सेंटर है ISIS का, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे यूरोप अभी लीड में है और अमेरिका बहुत ही रिलक्टेंट एलाई है। लेकिन 9/11 से जो इसके रिवर्बरेशंस होंगे और जो इसके रिपरकशंस होंगे
वो कहीं ज़्यादा सीवियर होने वाले हैं। आपने कहा कि अमेरिका रिलक्टेंट लाई है। सुशांत, अमेरिका इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो कैंपेन सीरिया में इसने चलाया है, क्या वो सब सिर्फ एक कोरी कवायद है, सिर्फ एक बोलने के लिए बात है, या वाकई ये सीरियस है इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पॉलिसी कोई बनाने में? नहीं, देखिए वो एक लिहाज से सीरियस भी हैं। और मैं आपको याद करवाऊं, जब 2014 में इस्लामिक स्टेट बिल्कुल जिस खूंखार तरीके से सामने आया था और जिस तरह की बर्बरता उन्होंने शुरू की थी, मैं एटलीस्ट व्यक्तिगत तौर पर तो ये मानता था कि यार कोई भी दुनिया में नहीं है कि इस चीज को रोकने के लिए। और उस समय सितंबर अक्टूबर की बात है 2014 कि अमेरिका ने पहला कदम उठाया था कि भाई अब इनको रोका जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम इससे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते अपने आप को कि उस आग को भड़काने में अमेरिका ने भी अपना हिस्सा डाला। सीरिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस तरीके की जिहादी तंजीमों को अमेरिका ने और यूरोपीय मुल्कों ने असला दिया, उनको हथियार दिए, और वही जो आज इनफैक्ट कल एक रिपोर्ट थी कि जिन लोगों को पेंटागन ने अमेरिकी असला दिया था और जिन लोगों को CIA ने अमेरिकी असला दिया था, वो आपस में टकराव कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक रिडिकुलस सी सिचुएशन पैदा की गई, ये बिना समझे कि आप इस चीज को किसी एक को हथियार देकर, किसी एक का प्रोत्साहन कर कर उसी फलसफे को आप बढ़ावा देते हैं, उसको खत्म नहीं करते। और उस फलसफे को खत्म करना ज़्यादा अनजाने में हुआ, ये जानबूझकर अमेरिका को पता होगा कि ऐसा होगा, और रूस और अमेरिका वहां पे टकराव में रहे सीरिया में भी। एक बात मैं राजीव डोगरा साहब को शामिल करना चाहती हूँ। आपने कहा कि एपिसेंटर शिफ्ट किया है, अभी वेस्ट, अभी यूरोप को हम देख रहे हैं कि एपिसेंटर है, लगातार आतंकी हमले यूरोप पे हो रहे हैं, अमेरिका पे कम, पर उसके लिए उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं राजीव डोगरा साहब, वो कितने ज्यादा जिम्मेदार हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसे ब्रसल्स है, आप वहां से इंग्लैंड चले जाएं कि जर्मनी चले जाएं, ओपन बॉर्डर, शेंगन वीजा, आजादी बहुत है, और अमेरिका उस तरह से एक आइसोलेटेड है। तो क्या ये भी वजह है कि ये शिफ्ट हुआ है, या यूरोप को टारगेट किया जा रहा है किसी और वजह से? अभी जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है। 2 हफ्ते पहले सीरिया के एक छोटे शहर में मीटिंग हुई थी आईसिस के लीडर्स की, जो काफी जगह से रिस्क लेते हुए वहां पहुंचे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि 500 लोग जो हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो रेफ्यूजी के साथ मिलकर यूरोप में घुस गए थे, कई ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग लेके जानबूझ के वापस वहां गए। तो 500 लोगों को इन्होंने हिदायत दी है कि आप तैयार रहें अटैक करने के लिए। 4 डिफरेंट कंट्रीज हैं, इटली उसमें शामिल है, फ्रांस शामिल है, बेल्जियम शामिल है, और इंग्लैंड भी है। इंग्लैंड वो सोचते हैं मुश्किल टारगेट करना है, पर कोई भी इन चारों में से या और यूरोपियन कंट्रीज में से टारगेट करना आईसिस के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स हैं हर जगह। तो मेन चीज ये है कि जैसे हमने झेला है पिछले 30 साल से, यूरोप अनफॉर्चुनेटली वही चीज झेल रहा है बिकॉज ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। आईसिस एक स्टेट सी बन गई है, फॉर्मल स्टेट ना हो पर स्टेट का आकार है। उनके पास फाइनेंसेस हैं, उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास मैन पावर है, और उनके पास मीडिया कंट्रोल है, जो मॉडर्न मीडिया मेथड्स है। और इसमें और डेंजर है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करता रहा था आर्म्स वगैरह दे के और बाकी मदद से, जिससे उनको और भी टेरर को सोफिस्टिकेट करने के लिए कैपेबिलिटीज हुई। इसी तरह टर्की ने हेल्प की है आईसिस की, उनका पेट्रोल बेच के, उनको और तरह से फैसिलिटेशन करके। अब जरा से शर्म कर रहे हैं वो, पर उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की। इसी तरह जैसे हिंट किया गया था, सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की है। तो अब जो है उसका रिजल्ट हो रहा है जो आज हम देख रहे हैं। अमेरिका जितना दूर मर्जी हो और इंडिया थोड़ा सा बचा हो आईसिस से या किसी और से, पर टेरर किसी को छोड़ता नहीं है। यूरोप को ये निशाना क्यों बना रहे हैं और भारत को क्यों नहीं निशाना बना सकते? एक तो यूरोप बहुत करीब है उनसे, सीरिया से बहुत दूर नहीं है, और फिर दूसरी बात ये जितने भी लोग हैं वहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका या सब सहारन अफ्रीका से आए हुए हैं और यहाँ तकरीबन 100 साल से रह रहे हैं। इनकी फैमिलीज, इनके लोग कुछ अभी भी आए माइग्रेट करके। और दूसरी बात ये है कि ये लोग लोकल ज़बान बोलते हैं, वहाँ रहते हैं और वहीं से गए थे और ट्रेनिंग लेके वापस आए हैं। कई हज़ार गए थे, उसमें से कई 100 वापस आ गए हैं। फिर यूरोपियन सोसाइटी बहुत ओपन सोसाइटी है, ख़ासतौर से अभी
जो एम्बेसडर साहब ने बताया कि इन जगहों पे करना बड़ा आसान है, ओपन है, और इन्हीं ने कभी इस तरह की सिचुएशन को भी नहीं डील किया था और उसका पूरा ये लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कई चीज़ें हैं ना। वहाँ एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये महज जो इस वक्त पॉलिसी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की कि हम, या रशिया की या सब की है लोगों की, कि हम बॉम्बिंग करके इनको ख़त्म कर देंगे, तो उससे ये नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए इनको, जब तक कि मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि जो देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान है या टर्की है या हमारे गल्फ़ के बहुत से देश हैं, पर्शियन गल्फ़ के देश हैं, जब तक इनके ऊपर रोक नहीं लगेगी, इसी कि इनको, ये लोग, ये जितनी भी आतंकवादी संगठन बने हैं, ये किसी न किसी देश की मदद से बने हैं, कोई भी खुद से नहीं बना है। अलकायदा से की स्प्लिट के बाद आईएसएस बना। आईएसएस को इसलिए बनाया गया था कि वो इराक और सीरिया से उनकी लड़ाई इसी बात पे हुई थी कि आप यूरोप के ऊपर, अलकायदा बहुत कंसंट्रेट करता है, अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा है। इस ग्रुप का कहना ये था कि हम इराक और सीरिया को अगर लिबरेट कर लेते हैं, वहाँ पे जिस तरह की हुकूमत है उसके खिलाफ अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं तो हमारी इस्लामिक स्टेट बनेगी। और इनका कोई प्रोग्राम यूरोप जाने का नहीं था, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर रशियन बॉम्बिंग ने एक सिचुएशन बदल दी। सीरिया में जिस तरीके से बॉम्बिंग हुई, कई शहर खाली हुए, फिर अमेरिकन ने इराकी आर्मी के साथ इनके साथ रम दी और कई जगहों पे वहाँ पे शहर खाली करा लिए, तो इनके ऊपर अब बहुत प्रेशर है। उस प्रेशर को ये रोकने के लिए इनका रहना वहाँ पे मुश्किल हो रहा है, तो ये शिफ्ट कर रहे हैं यूरोप, जो कि इनको आसान लगता है, टारगेट, सॉफ्ट टारगेट नज़र आ रहा है, ये वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि पॉलिसीज़ में जब तक चेंज नहीं आएगा, बॉम्बिंग के साथ साथ पॉलिटिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत है। पॉलिटिकल इनिशिएटिव से मेरा मतलब ये नहीं कि इनसे बातचीत की जाए, इसलिए कि इनको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। इनसे आप कितनी बात, अफगानिस्तान में तालिबान से कितनी कोशिश हो रही है, ये कोई मोनोलिथिक ग्रुप तो है नहीं। जब कोशिश होती है हमले बढ़ जाते हैं, होगा तो फिर दोबारा मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, इतने लोग हैं, 4-5 इंडिविजुअल, जो जी चाहे अपने को आईएस बन जाता है। तो इस वजह से इनसे नहीं, बल्कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके खिलाफ, देखिए पहले उन लोगों में बहुत आक्रोश है। ज़्यादातर हुकूमतें पाकिस्तान से मोरक्को तक फेल हो रही हैं, बहुत सी इसमें, और ज़्यादातर यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो तानाशाह हैं, कुछ इस्लाम के नाम पे रूल कर रही हैं, कुछ सेकुलर वहाँ पे रूलर हैं। तो लोग वहाँ की चेंज, मैं ये कह रहा था कि लोग वहाँ पे चेंज चाहते हैं हुकूमत में, कि कुछ तो चेंज आए, कुछ तो उनको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, नौकरियाँ मिले, जॉब मिले। रिच स्टेट्स हैं, लोग गरीब हैं। ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, चाहे हम फ्रांस की बात करें या हम बेल्जियम की बात करें, हमले जो कर रहे हैं लड़के, वो वहीं के नेशनल्स हैं, इसलिए उनको पकड़ना भी मुश्किल होता है। कोई फ्रेंच है, कोई मतलब सब यूरोपियन है, और वहाँ से वो निकलते हैं, वही की ज़बान बोलते हैं, हमले करते हैं। और ये शायद 3rd जनरेशन होगी जो लोग आके बसे हैं मोरक्को और अल्जीरिया और तमाम मुल्कों से। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो जनरेशन है, इनके दादा परदादा, नाना, इन लोगों ने तो हमले नहीं किए, तो इनमें क्या इतना बड़ा है फासला समाज में कि ये हमले कर रहे हैं? ये क्यों हथियार उठा रहे हैं? उन लोगों जो आके बसे थे वो एलियनेटेड नहीं हुए, ये क्यों? आप कुछ कहना चाहिए? मैं ये कह रहा था, वो लोग जिस समय आए थे वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, फ्रांस और इस पूरे एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, उसमें ये लोग काम करते थे, वहाँ के लिए लाए गए थे और ये वहाँ पे रहते थे, ये मजदूर थे। तीसरी जनरेशन आ गई, अभी भी ये मजदूर है, तरक्की नहीं हुई है इनमें, तरक्की नहीं हुई। दूसरी बात ये कि यूरोप के हिसाब से, मतलब उन कंट्रीज के हिसाब से ये गरीब है, एजुकेशन इनको मिली नहीं। फिर उसके बाद जिस तरह की रिलीजियस आइडियोलॉजी इनको मिली, वो भी एंटी डेवलपमेंट है, वो भी बात करती है कि मॉडर्न एजुकेशन ठीक नहीं है। ज्यादातर ड्रॉप आउट्स हैं, ये सारे लड़के जो इन्वॉल्व थे ये सब पेटी क्रिमिनल्स थे, और बाद में पेटी क्रिमिनल्स थे, क्राइम चाहे वो चोरी हो, गाड़ी चुराना हो, इस तरह के इसमें थे। सुशांत सरीन, आपको क्या लगता है ये फासला, एलियनेशन जो है वो बढ़ा है? जब मजदूरी करते थे, अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, ये असिमिलेट नहीं हुए इकोनॉमिकली भी सोसाइटी में, क्या ये बढ़ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अब इसके सिर्फ ये नहीं है कि एसिमिलेट नहीं हुए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे इनका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, और कुछ लोगों ने तो अब ये कहा है कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लामिस्ट है। इनफैक्ट ऑल्टरनेटिवली ये रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लामिस्ट नहीं है, ये दूसरी तरीके की रेडिकलाइजेशन है। और इसका ये एक मवाद था जिसको बड़ा इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता था।